हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लुक ऑफ द वर्ल्ड। हेरोल्ड ब्लेसवेल ने कहा था दैट की पॉलिटिक्स इज अबाउट हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। स्टेट्स पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करती हैं कि उन्हें क्या चाहिए, किसे चाहिए और कब चाहिए। एक हज़ार साल पहले चले जाएं तो स्पेन को उस वक्त की ज़रूरत जो एक कमोडिटी थी वो थी गोल्ड, जिसे वो बुलियन वगैरह कहते थे कि उसकी ज़रूरत थी, तो उन्होंने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की साउथ अमेरिका की। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो जो ग्रेट ब्रिटेन था उसे ज़रूरत थी उस एनर्जी रिसोर्सेज की जिसे कोल वगैरह कहते हैं उस वक्त, तो उन्होंने उन जगह को ज़्यादा कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया जिसकी उन्हें ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर 13वीं सेंचुरी में उनकी जो एनर्जी रिसोर्सेज थे वो पूरे करने के लिए जो है न्यू कमोडिटी का जो डिस्कवरी हुई थी, ऑयल की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ज़्यादा कोशिश की कि ऑयल हासिल किया जाए। तो सेम चीज़ वर्ल्ड वार टू के बाद भी देखी गई कि जो उस वक्त की सुपर पावर्स थी यूएसएसआर और यूएसए, उन्होंने उन जगह पे ज़्यादा अपनी जो हेजमनी है या उन्हें उन रियासतों को ज़्यादा सुजेरियन स्टेट्स बनाने की कोशिश की जिनके पास जो ऑयल जो एनर्जी रिसोर्सेज थे। जो सबसे ज़्यादा जो वो रीजन जिसके पास एनर्जी रिसोर्सेज है, जिसके पास ऑयल है, वो रीजन है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट के पास इस वक्त 872 बिलियन पर बैरल्स के ऑयल रिजर्व्स हैं। उस हिसाब से मिडल ईस्ट की एक तरीके से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। मिडल ईस्ट लाई करता है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान, इसलिए इसे एक तरीके से वेस्टर्न एशिया भी कहा जाता है या तो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है कभी कभार। मिडल ईस्ट एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है उसके, जिस तरीके से वो 3 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है, एक तरीके से ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन भी है मिडल ईस्ट। उसके जो स्ट्रेटेजिक रूट्स हैं, जो मेन ट्रेड रूट्स हैं, वो भी उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज करते हैं, चाहे वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता सुएज कैनाल हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज हो जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान वाया जो पर्शियन गल्फ को अरबियन सी से कनेक्ट करता हो वाया गल्फ ऑफ ओमान। एंड जो मिडल ईस्ट है वो एक तरीके से इट हैज़ बीन द होम टू दी 3 मोनोथिस्टिक रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। अदरवाइज बहुत सी जो सिविलाइजेशंस हैं, इट हैज़ बीन द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन फॉर मैनी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशंस। मेसोपोटामिया हो गई या आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशंस हो गई एंशियंट इजिप्ट में, उन तरीके से। और यहाँ पे दूसरे इतने ग्रुप्स भी रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम देख लें कि जो मेजर इतने ग्रुप्स हैं जो मिडल ईस्ट में रहते हैं वो अरब्स हो गए, पर्शियंस हो गए जो ईरान में होते हैं, तुर्क्स हो गए, कुर्ड्स हो गए, जूस हो गए एंड वेरियस माइनॉरिटी ग्रुप्स, एसेरियंस हो गए, अर्मेनियंस हो गए एंड बर्बर्स, ये सारे इतने ग्रुप्स। ओवरऑल इस तरीके मिडल ईस्ट की जो लोकेशन है, मिडल ईस्ट की जो लोकेशन है और जो मिडल ईस्ट की जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली ऑयल वगैरह, इस और जो उसकी लोकेशन है ऑयल वगैरह और जो उसके कंट्रोल में जो ट्रेड रूट्स है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज हो गई, बाब मंदीब हो गई, सुएज कैनाल हो गई, इन सारी चीज़ों की वजह से एक मिडल ईस्ट एक तरीके से दुनिया की पॉलिटिक्स का सेंटर बन जाता है, एपी सेंटर बन जाता है। और स्पेशली यही चीज़ देखी गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और ओवरऑल अगर जो मिडल ईस्ट में जो ऑयल था, ऑयल वाज लाइक कि उसकी जो डिस्कवरी हमने देखी जो मिडल ईस्ट में, वो इट वाज इन 1908 जो ईरान में मस्जिद सुलेमान में फर्स्ट कमर्शियल वेल थी, उसमें उनको ऑयल मिला। आफ्टर दैट एक तरीके से बहुत तरीके का डिफरेंट देखने को मिला। इन 1927 इराक में ऑयल डिस्कवर हुआ। इराक की जो रीजन है किरकुक रीजन में जो टर्किश पेट्रोलियम कंपनी है टीपीसी, उन्होंने ऑयल वगैरह डिस्कवर किया। और सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व्स, जो ऑयल डिपॉजिट्स हैं, वो नज़र आए इन सऊदी अरेबिया इन 1938, जो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ने जो वहाँ पे डिस्कवर किए। इस हिसाब से जो हमारे सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, एक तरीके से कतर है, यूएई है, ये मेजर हब्स हैं ऑयल के जो, और एक तरीके से मेजर प्लेयर्स भी हैं इस रीजन में, स्पेशली टर्की एज वेल अगर हम उसे भी ऐड करें तो। इस हिसाब से मिडिल ईस्ट की रीजन की एक तरीके से बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है दुनिया भर के लिए। अब मिडिल ईस्ट को हम 2 चीज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं मिडिल ईस्टर्न रीजन में, उनके क्या इंटरेस्ट हैं और किस तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया है। एंड द सेकंड थिंग विल बी दैट कि इंटरनली इस रीजन में किस तरीके से ऑयल पॉलिटिक्स ने यहाँ की कॉन्फ्लिक्ट्स को एक तरीके से हीटअप किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जो वर्ल्ड वार टू के बाद जो सुपर पावर्स थी यूएसए उससे कंसिडर करें,
अगर कोई भी सुपर पावर है या कोई भी एक तरीके की हायर ग्रेड पावर रही है दुनिया में, तो उन्होंने कोशिश की है कि उस वक्त की जो कमोडिटी है उस पर कंट्रोल हासिल किया जाए। स्पेन थी तो उसने कोशिश किया कि जो बुलियन वगैरह है उस पर कंट्रोल हासिल किया जाए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जब ग्रेट ब्रिटेन ने एक सुपर पावर का दर्जा हासिल किया, तो उसकी कोशिश थी कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उस पर कंट्रोल हासिल किया जाए, स्पेशली जो कोल वगैरह थी। एंड देन ऑयल आया। अब वर्ल्ड वार 2 के बाद जो एक तरीके से जो ओवरऑल पैराडाइम शिफ्ट नज़र आ गया था, जो यूरोपियन पावर्स थी देवर इन डिक्लाइनिंग, और जो दूसरी दो पावर थी यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, उनका राइज था। तो यूएसए के लिए एक तरीके से अपनी जो सुपर पावर स्टेटस है हासिल करना और उससे बरकरार रखने के लिए उसे ऑयल पे एक तरीके से कंट्रोल करना ज़रूरी था। तो उसने आफ्टर 1945 यूएसए ने एक तरीके से पेट्रो डॉलर की अपनी हेजेमनी एस्टेब्लिश कर दी। विदाउट डॉलर यू कैन नॉट परचेज दैट पेट्रोल और ऑयल, आई वुड से कि आप बिना डॉलर के ऑयल परचेज नहीं कर पाएंगे अपने मिडिल ईस्टर्न रीजन से, स्पेशली आफ्टर दैट यम किपुर वार। तो इस तरीके से यूएसए ने पेट्रोल को या ऑयल को इस्तेमाल किया अपने एक तरीके से ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए और दूसरी स्टेट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, और इस तरीके से यहाँ पे पेट्रोल के साथ ऑयल के साथ साथ डॉलर की भी हेजेमनी स्टार्ट होना शुरू हुई 1970s में, 1980s में। देन यहाँ पे रशिया और चाइना के भी अलग से ऑब्जेक्टिव्स थे। चाइना को आप देख लें कि जो चाइना है एक तरीके से आफ्टर ओपनिंग itself in 1978 under the Deng Xiaoping and then joining the World Trade Organization, China has been the rising power। और सबसे ज़्यादा 80% आई वुड से कि वो अपनी जो ट्रेड वगैरह ऑयल वगैरह है वो अपनी एनर्जी सोर्सेज इंपोर्ट करता है। और चाइना इज़ अ राइजिंग पावर एंड मे भी एक तरीके से यूएसए को चैलेंज कर रहा है 21st सेंचुरी इन एवरी सेक्टर। और उसे अगर इस तरीके से अपनी जो इकोनॉमी उसे बूस्टअप करते रहना है, तो उसे एक ऑयल वगैरह जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसकी फराहमी आसानी से चाहिए होगी। एंड वही चीज़ हासिल करने के लिए जो चाइना है वो अपनी अलायंस वगैरह स्ट्रेंथन कर रहा है यूएसए। रिसेंटली सऊदी ईरान की रीअप्रोचमेंट करवाई चाइना ने इसी चीज़ पे भी, क्योंकि वो अपने जो बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव है BRI उसे एक तरीके मजबूत करना चाहता है। दूसरा एक फ्री अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने ईरान से भी एक वायदा किया हुआ है $400 बिलियन का कि वो इन्वेस्ट करेगा ईरान में, और उसके लिए ज़रूरी था कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं वहाँ उसमें स्टेबिलिटी वगैरह रहे। अगर ये तो हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स, लेकिन इंटरनली जो किस तरीके से ऑयल ने चीज़ें डायरेक्ट की हैं, पॉलिटिक्स डायरेक्ट किए इन द रीजन, इसका पहला फर्स्ट एग्जांपल है सऊदी अरेबिया एंड ईरान। ऑयल हैज़ बीन लाइक कि दोनों ममालिक की कोशिश रही है कि वो अपनी रीजनल हेजेमनी इस्टेब्लिश करें इन द मिडल ईस्ट, और इसी वजह से दोनों के दरमियान राइवलरी इंक्रीज हुई है, स्पेशली आफ्टर द ईरानियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1979। और कोशिश करता है सऊदी अरबिया की दैट की जो ईरान है उस पर सैंक्शंस वगैरह लगे रहें। फॉर एग्जांपल जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA हुआ था 2015 में P5+1 नेशंस के दरमियान की, और उसकी ज़्यादा मुखालफत सऊदी अरबिया ने की थी। और वो कोशिश यही भी करता है दैट कि जो न्यूक्लियर वेपन से ईरान वो भी हासिल ना कर पाए, क्योंकि इसे पता है अगर ये सारी चीज़ें ईरान हासिल कर दी तो वो अपनी रीजनल हेजमनी भी इस्टेब्लिश कर पाएगा, क्योंकि ईरान के पास अपने ऑयल रिजर्व भी हैं। अगर एक तरीके से सेंक्शन वगैरह हट गए उससे ईरान से, तो जाहिर सी बात है फिर वो अपनी इकोनॉमी भी स्टेबल कर लेगा और सऊदी अरेबिया को चैलेंज भी करेगा। प्रॉक्सी वाइज तो वो ऑलरेडी चैलेंज कर रहा है सऊदी अरेबिया को। देन हम अगर हिस्टोरिकल वाइज देख लें कोविड वार, इराक ने अपने ऑयल जो एक तरीके से प्रॉफिट हासिल करने के लिए जो उसे कॉस्ट लाइन थी वो कम थी, वो एक तरीके से फ्रीली अपने ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था थ्रू पर्शियन गल्फ, तो उन्होंने कोविड को इन्वेट किया 1990s में और उसे अपना 90th प्रोविंस बनाया। एंड इन 1991 में एक तरीके से फर्स्ट गल्फ वार भी हुई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ऑयल ने डायरेक्ट किया, और इराक को एक तरीके से बहुत नुकसान हुआ, और एक तरीके से सऊदी अरबिया और ईरान को एक फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि उनका जो एक कॉम्पिटिटर था इन द ऑयल वो एक तरीके से पीछे हो गया था, डिस्टेबलाइज हो गया था। तो ऑयल हैज़ बीन डायरेक्टिंग द पॉलिटिक्स इन द मिडिल ईस्ट एंड ऑयल हैज़ बीन डिसाइडिंग द पॉलिटिक्स इन द मिडिल ईस्ट, चाहे वो सऊदी ईरान के रिलेशंस हो, सऊदी इराक के रिलेशंस हो, या ईरान इराक के रिलेशंस हो, ऑयल हैज़ बीन डिसाइडिंग फैक्टर।
और चाहे वो चाइना और यूएसए के जो इंटरेस्ट हो मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया के अलायंस हो 1980s में 1990s में विद द यूएसए, इट्स वाज ओनली बिकॉज ऑफ दैट ऑयल। अब चाइना के जो ऑब्जेक्टिव हैं इन द मिडल ईस्ट कि वो अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहता है और सिक्योर करना चाहता है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं क्यों। और ऑयल ने मिडल ईस्ट में एक तरीके से पॉलिटिक्स को डायरेक्शन दी हुई है और देता आ रहा है। एंड 21st सेंचुरी एक तरीके से कोशिश करी कि वो अपनी जो एक तरीके से 100 साल से ऑयल पे डिपेंडेंट रहते आए हैं उसे एक तरीके से कम करें और ऑयल से डायरेक्शन चेंज करके वो एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ जाए और एक तरीके से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है जो उसे एक तरीके से इन्वायरमेंट को तरीके से महफूज रखा जाए। तो वो कोशिश करें कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई या न्यूक्लियर एनर्जी हो गई या जो हमारी हाइड्रो एनर्जी हो गई, उसका इस्तेमाल ज़्यादातर करें। तो सऊदी अरेबिया हो गया या जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गए, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है उससे हट के उसे डाइवर्सिफाई किया जाए और वो कोशिश करें कि वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा उनकी इकोनॉमी बूस्टअप हो जाए। अगर फ्यूचर में ऑयल से वो दूसरे ममालिक की डिपेंडेंसी कम भी होती है तो उनका नुकसान उन्हें ना हो, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल यूएई एक तरीके से आप यूएई में आप नहीं देखेंगे कि वो एक तरीके से मशहूर हो यूएई रिगार्डिंग ऑयल, और ज़्यादातर मशहूर होता है टूरिज्म की वजह से। दुबई हैज़ बीन द हब ऑफ द टूरिज्म, उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। आप एग्जाम्पल ले लें कतर ने रिसेंटली वर्ल्ड कप होस्ट किया है और वो दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे। सऊदी अरेबिया का विजन है विजन 2030, वो कोशिश कर रहा है कि 2030 तक अपनी जो इकोनॉमी है उसे डाइवर्सिफाई करे, एक न्यू सिटी भी इस्टेब्लिश करवाए न्यू। इसी एमपीएस का ही जो विजन है विजन 2030 उसी के मुताबिक है, क्योंकि उन्हें पता है दैट कि इन फ्यूचर ऑयल विल बी लेस वैल्यूएबल एंड उनको ज़रूरत होगी कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी और वो पीछे ना रह जाएं इन चीज़ों में। ये चीज़ तो होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे आने वाली पॉलिटिक्स या 40-50 ईयर्स की पॉलिटिक्स में ऑयल कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऑयल इज़ इम्पोर्टेंट, ऑयल इज़ रेलिवेंट और फ्यूचर में भी ऑयल रेलिवेंट रहने वाला है 30-40 साल तक तो। और वही चीज़ें आगे भी डिसाइड करेंगी कि चीज़ें किस तरीके से डायरेक्शन लेती हैं फ्यूचर में। ओवरऑल ऑयल ने हिस्टोरिकली मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को डायरेक्ट किया है, ग्रेट पावर्स की पॉलिटिक्स को टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट डाइवर्सिफाई किया है और डायरेक्ट किया है और तरीके से उस तरीके से चला है ऑयल ने। लेकिन अब देखते हैं कि फ्यूचर में कि अगर ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी डिक्रीज करती हैं जो ग्रेट पावर्स हैं, तो फिर उसके बाद रिलेशंस किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं मिडल ईस्टर्न रीजन से और किस तरीके से आगे के फ्यूचर में ट्रेंड्स नज़र आते हैं टुवर्ड्स मिडल ईस्ट। बट वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग दैट डिस्पाइट ऑयल पे अगर डिपेंडेंसी कम भी होती है इन ममालिक की, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं वो स्टिल मिडल ईस्ट से के थ्रू ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सुएज कैनाल ले लें, बाब अल मंदीब ले लें, ये मिडल ईस्टर्न रीजन में ही जाते हैं और उनकी सिक्योरिटी मिडल ईस्टर्न रीजन की अभी तक इम्पोर्टेंट है, पास्ट में भी रही है और फ्यूचर में भी रहेगी। दैट्स ऑल कि किस तरीके से ऑयल ने मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को डायरेक्ट किया है, ग्रेट पावर्स की पॉलिटिक्स को डायरेक्ट किया है इन द मिडल ईस्ट। दिस वाज ऑल अबाउट ऑयल पॉलिटिक्स इन द मिडल ईस्ट। थैंक यू।